सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। आई एम भारती कौशल और आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ पॉलिटिकल साइंस दैट इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। दिस टॉपिक इज क्वाइट लेंथी बट जैसे जैसे आप इसको रीड करोगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। देखो, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा से ऑर्गेनाइज करना, है ना। री मतलब दोबारा, ऑर्गेनाइज क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है मतलब यू कैन से सम मैनेजमेंट, है ना। तो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना मतलब स्टेट्स को रीमैनेज करना, कि जैसे भी वो स्टेट्स बनी हुई हैं उनको दोबारा थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना। यस, दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड, थोड़ी मॉडिफिकेशन करना। देखो, द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड with the partition and integration of princely states, कि जो भी नेशन बिल्डिंग की प्रोसेस है वो सिर्फ आपकी पार्टीशन या फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के साथ खत्म नहीं हुई। देखो, अब हम चैप्टर में शुरू से ही पढ़ चुके हैं, जिसमें स्टार्टिंग में चैप्टर ने हमें पार्टीशन के बारे में बताया कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान आपस में डिवाइड हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या क्या उसके रेपरकशंस रहे, है ना। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब जितनी भी स्टेट्स को राजा रूल कर रहे थे, वो सारे इंडियन यूनियन के साथ कैसे मर्ज हुए, जिसमें सरदार पटेल का रोल आया। तो अब इन दो फैक्टर्स के बाद भी, या इन दो चैलेंजेस को खत्म होने के बाद भी, जो इंडिया आज हम देख रहे हैं वो वाला इंडिया नहीं बन पाया। देखो, क्योंकि अभी एक और बहुत बड़ा चैलेंज था, एंड दैट वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स, कि जो आज के टाइम में हम मणिपुर देखते हैं, जो आज के टाइम में हम हरियाणा देखते हैं, जो आज के टाइम में हम आंध्र प्रदेश देखते हैं, वो वाली बाउंड्रीज कैसे कार्व आउट हुई हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। सो दिस वाज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक है। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं था। मतलब ये नहीं है कि क्योंकि प्रिंसली स्टेट का जो रूलर था वो सिर्फ एक इतने से दायरे में रूल कर रहा है तो इसलिए ये एक अकेली स्टेट हो जाए, या लगा लो ये कोई नवाब ऑफ भोपाल है, वो इतने एरिया को रूल कर रहा है तो ये एक प्रिंसली स्टेट हो जाए, सॉरी ये एक इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट हो जाए। ऐसा नहीं था, ठीक है। हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड नहीं किया था, हमने उसको एक बहुत अच्छे वे में डिवीजन करने का सोचा था। देखो वो क्या था कि बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन सच अ वे दैट लिंग्विस्टिक, व्हाट इज लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक मीन्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चरल प्लुरलिटी, ठीक है। कि जो हमारी लैंग्वेज है, मतलब जो लोगों की लैंग्वेज है, एंड एट द सेम टाइम जो उनके कल्चर हैं उसकी प्लुरलिटी रहे। प्लुरलिटी मैंने बताया ना कि इट इज लाइक डाइवर्सिटी रहे, कि लाइक इंडिया जो है यूनाइटेड हो बट एट द सेम टाइम वो अकोमोडेटिव हो ऑफ द होल डाइवर्सिटी, कि विद इन वन स्टेट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ कि हाँ एक लैंग्वेज हो डोमिनेंट हो, ठीक है। सेकेंडली कल्चर जो है मेनली जो है सभी लोग एक ही कल्चर को फॉलो करें, वैसा हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन चाहते थे, ना कि वो डिवीजन जहाँ पे कि सपोज कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतनी टेरिटरी को अपनाया है तो बस वही एक स्टेट बन जाए। नो, so these could be reflected without affecting the unity of nation. So during the colonial rule मतलब जो ब्रिटिश का रूल था, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by ब्रिटिश गवर्नमेंट, की वो या तो प्रिंसली स्टेट्स जितने एरिया को रूल कर रहे हैं उसी को उठा के एक स्टेट बना लिया, या फिर जो एरिया जो है ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर कर लिया उसको उठा के एक स्टेट बना लिया। पहले ऐसा था, लेकिन हम ऐसे डिवीजन को फेवर नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो अब देखिए आगे क्या हुआ इस स्टोरी में। सो इट वाज our nationalist movement had rejected these divisions as artificial and had promised that the linguistic principles as the basis of formation of states, कि जो भी हमारी नेशनल मूवमेंट थी या हमारे जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने इन डिविजन्स को कहा कि ये नकली हैं, ये फेक हैं, दीज आर आर्टिफिशियल। मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है या जैसे ब्रिटिशर्स ने जैसे स्टेट्स बनाई हुई हैं, कार्व आउट की हुई हैं, दे आर नॉट द एक्चुअल डिवीजन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि हम अब जो स्टेट्स बनाएंगे वो प्योरली लैंग्वेज के बेस पे होगी, ठीक है। लाइक पर स्टेट एक लैंग्वेज रिफ्लेक्ट होगी। सो इन फैक्ट आफ्टर द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1920, तो 1920 में जब हमारा जो कांग्रेस का सेशन हुआ था इन नागपुर, वहां पे इसी प्रिंसिपल को, मतलब लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को अपनाया गया था एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन
नेशनल कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ की जब इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी रीऑर्गेनाइज करना था उस टाइम पे भी लैंग्वेज का प्रिंसिपल अपनाया गया था. So many provincial Congress committees were even created by linguistic zones which did not follow the administrative divisions of British India. और ये जो कांग्रेस थी इवन एट द स्टेट लेवल, ठीक है, नेशनल लेवल पे तो था ही उनके लैंग्वेज के बेस पे उनका रीऑर्गेनाइजेशन. एट द सेम टाइम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज में भी लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स को ही फॉलो किया गया था, ना कि ब्रिटिश की जो लाइक यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है वैसे. सो बट द थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. ठीक है, देखो शुरू से सब मानते आ रहे हैं कि हमें तो अपनी स्टेट की बाउंड्रीज बनानी है डिपेंडिंग अपॉन द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल. बट ये चीजें जो हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब यू कैन से 1947 के बाद बदल गई. ठीक है, या पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद बदल गई. क्यों बदल गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में ही पूछ लेते हैं कई बार कि ऐसा क्यों हुआ कि initially they had decided to follow the linguistic principle for reorganization of states, then why did they just postpone this idea or why did they refuse this idea? So ये question आता भी है. So it is because our leaders felt that carving out states on the basis of language might lead to disruption and disintegration. कि सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कहीं ये ना हो कि अगर हम लैंग्वेज के बेस पे बांटे तो कहीं और ज्यादा डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन हो जाए, क्योंकि मे भी हो सकता है विद इन वन स्टेट 2 लैंग्वेज ग्रुप्स डोमिनेंट हो सकता है एक ही स्टेट में यू कैन से कोई भी लैंग्वेज ले लो. ठीक है, एक ही स्टेट में तेलुगु भी बोली जा रही हो, एक ही स्टेट में आपकी बांग्ला भी बोली जा रही हो, तो वहां पे दोनों ही ग्रुप्स जब डोमिनेंट है तो वो तो कहेंगे भाई तमिल वालों को एक अलग स्टेट बना दो, बांग्ला वालों को एक अलग स्टेट बना दो. ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, तो इट कुड लीड टू डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें छोड़ देना चाहिए द आइडिया ऑफ अडॉप्टिंग द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल. सेकेंडली क्या हुआ, इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस. कि अगर हम एक एक स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने बैठ गए ऑन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल तो हमारा जो बेसिकली जो मेन सोशल एलिमेंट है उसको हम मिस कर देंगे. ये जितने भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारा कंट्री जो है अब फेस कर रहा है क्योंकि हमने पार्टीशन फेस किया है, तो उस चीज़ों से तो ध्यान हमारा हट जाएगा, हम तो सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन ही करते रह जाएंगे. ये बेसिकली किन का मानना है, जो लीडर्स थे उस टाइम पे वो सोच रहे थे ये सब चीज़ें. देन थर्ड इज सेंट्रल लीडरशिप हैड डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मैटर्स. तो इसी वजह से उन्होंने सोचा कि हमें पोस्टपोन कर देना चाहिए लिंग्विस्टिक बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन. So the need for postponement was also felt because the fate of princely states had not been decided. क्योंकि ये आपका although इंडिपेंडेंस मिल चुकी है बट अभी आपकी जितनी भी 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी इंडिया का पार्ट नहीं बनी है. ये तब की बात कर रहा है, तो उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि अभी तो प्रिंसली स्टेट्स का ही नहीं पता इन्होंने इंडिया के साथ मिलना भी है कि नहीं मिलना, तो अभी हम अगर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे बांटने चले गए तो हमारा प्रिंसली स्टेट्स का मैटर रह ही जाएगा सॉल्व होना. एंड लास्ट and you can say the most intractable one was the memory of partition which was still fresh. क्योंकि partition के टाइम पे जितना ज़्यादा violence हमारा जो है हमारी लीडरशिप या हमारा पूरा इंडिया देख चुका था ना, तो उससे सब डर गए थे कि यार फिर से कहीं कुछ ऐसी नौबत ना आ जाए, क्योंकि वही है फिर से 2 ग्रुप्स 3 ग्रुप्स 4 ग्रुप्स इमर्ज होंगे, फिर से कहीं लड़ाई हो गई, वायलेंस हो गई, तो उसको टैकल करना मुश्किल हो जाएगा. तो इन 4 चीज़ों की वजह से, इन 4 फैक्टर्स की वजह से लीडर्स ने सोचा कि अभी हमें लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे कोई भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए. अब ये जब इतनी बातें चल ही रही थी उस टाइम पे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट आई सामने. देखो व्हाट वाज दैट, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है. सो प्रोटेस्ट्स बिगैन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज. कहाँ पे शुरू हुआ, जहाँ पे तेलुगु बोली जाती थी. तेलुगु बोली जाती थी, यहाँ से काफ़ी क्लियर है कि साउथ इंडियन स्टेट्स की बात की गई है. सो इट वॉज द ओल्ड डे मद्रास प्रोविंस. और उस टाइम का मद्रास, अब आज के टाइम पे आप मद्रास को सिर्फ तमिलनाडु के नाम से जानते होंगे, लेकिन उस टाइम के मद्रास में कौन कौन सी स्टेट्स आती थी, तो इट इज प्रेजेंट डे तमिलनाडु. उसके अलावा इवन आंध्र प्रदेश वॉज कवर्ड, है ना. देन नेक्स्ट इज केरला एंड कर्नाटका. तो 4 पार्ट्स आते थे आज के टाइम की स्टेट्स के एट दैट टाइम ड्यूरिंग द मतलब ड्यूरिंग एट दैट टाइम मद्रास. ठीक है. सो द विशालांध्रा मूवमेंट एज द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट आंध्रा स्टेट. देखो विशाल आंध्रा, विशाल का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, वास्ट,
है ना। आंध्रा मतलब आंध्रा हमारी जो बेसिकली स्टेट है, आंध्र प्रदेश, उसकी बात हो रही है। सो मूवमेंट फॉर सेपरेट आंध्रा demanded that Telugu speaking areas should be separated from Madras province of which they were a part and be made into separate Andhra province। कि उस टाइम पे जो है जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे जितने भी विद इन मद्रास, जहाँ पे 4 मॉडर्न डे स्टेट्स आती हैं, दैट इज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो वहां पे उन्होंने कहा कि जितनी भी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज है ना विद इन मद्रास, वो सारे जो हैं सेपरेट कर दिए जाने चाहिए और उनको क्या नाम दिया जाना चाहिए, आंध्रा प्रोविंस, आंध्रा स्टेट कहा जाना चाहिए उसको। सो नियरली ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस इन आंध्रा रीजन वर इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। कि उस टाइम पे जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस थे, मतलब जितने भी यू कैन से पॉलिटिकल लीडर्स थे या जितने भी इवन लोग थे, वो सब चाहते थे कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को एक सेपरेट आंध्रा स्टेट में बना दिया जाना चाहिए, सब चाह रहे थे। And the movement gathered a momentum as a result of central government's vacillation। अब देखो vacillation क्या होता है, इस vacillation में की है, vacillation is basically indecision, कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले नहीं पा रही है, क्योंकि पहले उसने सबको फैला दिया कि भाई हम तो जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है सारी स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, और एंड मोमेंट पे उसने आके वो चेंज कर दिया कि नहीं, हम लिंग्विस्टिक के बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन कर ही नहीं सकते। तो ये चीजें देखते हुए ना एक मूवमेंट हो गई अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो पोती श्रीराम मुल्लू, ठीक है, ये एक कांग्रेस लीडर थे एंड ही वाज अ वेटर्न गांधीयन, तो ये गांधी को ही फॉलो करते थे। सो ही वेंट ऑन एन इनडेफिनेट फास्ट। जैसे आपको पता ही है कि गांधी जी कितने फेमस हैं फॉर हिज यू नो लाइक यू कैन से, वो एक पीसफुल फास्ट करना ज्यादा पसंद करते थे, व्रत करना ज्यादा पसंद करते थे रेदर देन वायलेंस। तो वैसे ही पोती श्रीराम मुल्लू ने किया। सो and that led to his death after 56 days। ठीक है, कि जो भी उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया और whatever thing he was organizing, उसके बाद after 56 days he died, which caused great unrest and resulted in violent outbursts। तो जैसे ही पोती श्रीराम मुल्लू की डेथ हुई तो पूरे आंध्र प्रदेश में, से आंध्रा रीजन में काफी ज्यादा हड़बड़ी मच गई, तो इसी वजह से वायलेंस होने लगी। So people in large numbers took to streets, मतलब बहुत सारे जो लोग थे वो क्या हो गए, सड़कों पे आ गए। And many were injured and lost their lives in police firing। अब obviously जब पब्लिक का इतना ज्यादा एक क्योस हो जाएगा तो एट द एंड गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने भी पुलिस को भेज दिया सिचुएशन को टैकल करने के लिए, एंड उस सिचुएशन के चलते क्या हुआ, बहुत ज्यादा पुलिस ने गोलियां चलाई, काफी सारे लोग मारे भी गए, काफी सारे लोग जो हैं जख्मी भी हुए। सो इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर रिजाइंड देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट। और एट द एंड क्या हुआ कि मद्रास, विद इन मद्रास में, अब मद्रास एट दैट टाइम वाज अ रियली बिग एरिया या रीजन, तो वहां पे बहुत सारे इवन लेजिस्लेटर्स, तो जितने भी पब्लिक के या पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी अपनी सीट्स छोड़ दी फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इस वजह से मतलब सिचुएशन इतनी खराब हो गई, इतनी वर्सन हो गई कि एट द एंड प्राइम मिनिस्टर, कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ही अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्रा स्टेट इन दिसंबर 1952। यहाँ से अब जो जितनी भी टाइमलाइन बनेगी ना आगे, ये पूरी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप के पर्सपेक्टिव से भी या इवन 4 या 6 मार्कर्स के भी पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि देखो दिसंबर 1952 में जो चीज हुई है ना, इसके चलते आगे बहुत सारी और जो है यू कैन से एक्शंस, बहुत सारी मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस होंगी। ठीक है, तो ये टाइमलाइन याद रखना कि आंध्रा स्टेट कब बनी थी, दिसंबर 1952 में बनी थी, क्योंकि इससे आपका एक टॉपिक आगे रिलेट होगा, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये विशाल आंध्रा मूवमेंट थी। सो ये आप देख सकते हैं, ये एक सबसे पहले कार्टून से शुरू करते हैं जो आगे का टॉपिक आएगा, कि यू कैन क्लियरली सी दिस इज विशाल आंध्रा मूवमेंट जो हुई थी, तो ये आंध्रा स्टेट डिमांड कर रहे हैं। देन इज महा गुजरात, देन इज संयुक्ता कर्नाटका, देन इज बृहन महाराष्ट्र। तो बेसिकली देखिए, ये इनको आप क्लियरली देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ही इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड अब ये जो विशाल आंध्रा मूवमेंट है, देखो क्योंकि आंध्रा स्टेट जो है सेपरेट कर दी गई थी इन दिसंबर 1952, इसी के चलते जो गुजरात था, गुजरात ने भी डिमांड करना शुरू किया
कि हमें भी लैंग्वेज के बेस पर रीऑर्गेनाइज करो। फिर गुजरात को देख के और बहुत सारी स्टेट्स आ गई, कर्नाटका भी आ गया, भैया हमें भी रीऑर्गेनाइज करके दो, महाराष्ट्र आ गया, हमें भी रीऑर्गेनाइज करके दो। तो ये स्टिकर इसी को, या ये कार्टून जो है इसी चीज को दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि after the creation of Andhra state on linguistic principles, several other states came up demanding their reorganization on the basis of language. So the formation of Andhra Pradesh spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country. As I mentioned earlier कि उस आंध्र प्रदेश को देख के बाकी सब स्टेट्स भी आगे कि हमें भी रीऑर्गेनाइज करो, बट कौन से प्रिंसिपल पे? लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे। सो these struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission. Very important, कौन सा कमीशन बना? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या है, ये क्यों बनाया गया, ये कब बनाया गया, ये कैसे बना। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया। तो कैसे बना आपको पता चल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया। कब किया? 1953 में किया। दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश बना, 1953 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दिया गया। क्यों बनाया गया? सो फॉर लुकिंग इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, की जितनी भी बाउंड्रीज हैं स्टेट्स की उसको रीड्रॉ करना है। कैसे रीड्रॉ करना है? लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे करना है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, एंड व्हाट वाज सेड इन दैट रिपोर्ट is that the boundaries of states should reflect the boundaries of different languages. ठीक है, क्या कहा गया कि जो भी स्टेट बाउंड्रीज हैं वहां पे अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना है। ठीक है, कब बना है? 1953 में बना है। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें उसने कहा है कि यस, जो कंट्रीज की बाउंड्रीज हैं वहां पे उसकी लैंग्वेज भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि इस एरिया में ये वाली लैंग्वेज बोली जाती है। देन थर्ड इज उसने फिर अपना एक एक्ट बनाया, दैट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एंड ये कब आया? 1956 में आया। और इसके चलते 14 स्टेट्स बन गई और 6 हमारी यूटीज बन गई। ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट योर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अ 4 मार्कर, राइट। आपका अगर ये बोर्ड में नहीं भी आएगा, स्कूल वाले इसको 100% देंगे ही देंगे। ठीक है, नाउ अब आप ये ये जो आप कार्टून देख सकते हैं, एक बार इसको ट्राई करना देखने की कि ये दिखा क्या रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल SRC की फुल फॉर्म से आप काफी फैमिलियर अब हो चुके होंगे। What is SRC? That is State Reorganization Commission. तो State Reorganization Commission ये एक बड़ा सा जीनी है ना, क्या हुक्म मेरे आका। तो ये जो ये जीनी है इसे State Reorganization Commission वाज में डालने की कोशिश कर रहा है। और ये जीनी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है जितनी भी डिमांड्स आ रही थी फ्रॉम द स्टेट्स फॉर देयर रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दैट इज व्हाई इट हैज बीन कॉल्ड द जीनी ऑफ लिंग्विज्म, कि जितनी भी लैंग्वेज के बेस पर डिमांड्स हैं, जितना भी क्योस एक लैंग्वेज डिमांड के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है, उसको टैकल, उसको कंट्रोल, उसको खत्म कर रहा है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और ये जो बाकी के जितने भी लीडर्स हैं वो इस चीज को देख रहे हैं कि कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इस वाली सिचुएशन को टैकल कर रहा है इन अ वेरी सक्सेसफुल मैनर। ठीक है, तो ये इमेज एक बार जरूर देखना और ये वर्ड मिस नहीं करना, जीनी ऑफ लिंग्विज्म, ये कीवर्ड है इसका। नाउ so what were the concerns of various states? So one of the most important concerns in early years was the demand for separate states would endanger the unity of the country. कि सबसे पहले जो है बहुत सारी स्टेट्स को क्या लगा था कि अब जो सेपरेट स्टेट जैसे जैसे मतलब हर स्टेट की अपनी अपनी एक डिमांड आ रही है कि हमें रीऑर्गेनाइज करो या हमें अलग कर दो, तो उसके चलते क्या था, सबको डर था कि यूनिटी को बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ऑब्वियसली देखो जैसे प्रिंसली स्टेट्स के टाइम पे भी तो यही सिचुएशन थी ना कि जब वो इंडिया का पार्ट बनना ही नहीं चाहते तो इंडिया की यूनिटी कैसे बनेगी।
वैसे यही है कि अब अलग हर कोई अपनी अपनी स्टेट चाह रहा है, कल को वो कहेंगे भाई हमारी तो लीडरशिप भी अलग कर दो, हमने इंडिया में रहना है ना। तो उस चीज को देखते हुए सबको लग रहा था कि इंडिया की यूनिटी खतरे में है। सेकेंडली, it was felt that linguistic states may foster separatism and create pressures on the newly founded nation। ठीक है, तो हर कोई यही मान रहा था कि ये ना हो कि अगर हम लैंग्वेज के बेस पे रीऑर्गेनाइज कर दें स्टेट्स को या रीड्रॉ कर दें बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स को, तो कहीं ये ना हो कि सेपरेटिज्म वाले ही एक फीलिंग आ जाए कि नहीं यहाँ तो सिर्फ ना हरियाणवी स्पीकिंग पीपल है, यहाँ पे बांग्ला स्पीकिंग पीपल क्या करेंगे, है ना, या फिर यहाँ तो सिर्फ गुजराती स्पीकिंग पीपल है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम तेलुगु स्पीकिंग पीपल क्या करेंगे। तो वैसी चीजें ना आ जाएं या कोई प्रेशर ना हो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन की। ऑब्वियसली ना ये प्रेशर की बात है कि जहाँ पे लोग ही यूनाइटेड नहीं हो पा रहे, वो फिर नेशन लंबे समय तक सरवाइव कैसे करेगा। बट द लीडरशिप अंडर द पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। कि अभी वो इतनी बातें कर रहे थे कि यार नहीं यूनिटी को खतरा हो सकता है, सेपरेटिज्म आ सकती है, बट उसके बाद उन्होंने जो डिसीजन दिया वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फेवर में दिया कि हाँ तुम लैंग्वेज के बेस पे ही आने दो, ठीक है, तुम लैंग्वेज के बेस पे ही सेग्रीगेशन कर दो, कोई बात नहीं, चाहे जो मर्जी होगा देखा जाएगा। सो इट वाज होप्ड दैट इफ वी एक्सेप्ट द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन्स द थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड। कि देखो दो ओपिनियंस हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं भाई इससे यूनिटी को भी खतरा है, इससे सेपरेटिज्म आ रही है, बट दूसरे ही मोमेंट पे वो कह रहे हैं कि नहीं इससे सेपरेटिज्म का खतरा खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये था कि ऑब्वियसली कि अगर देखो पहले ये है कि आप लोगों की डिमांड को मत पूरा करो कि सेपरेटिज्म आएगा, बट दूसरे मोमेंट पे वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों की डिमांड को ही पूरा नहीं करोगे तो वैसे ही सेपरेटिज्म आएगा, क्योंकि लोग कहेंगे गवर्नमेंट तो हमारी ही नहीं सुनती तो हम क्या करेंगे, इसके अंडर रहेंगे। ये उनका थॉट था इसके पीछे। सो besides the accommodation of regional demands, the formation of linguistic states was seen as more democratic। कि उन्होंने कहा कि यार नहीं इससे तो डेमोक्रेसी आ रही है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। ठीक है, लोगों को गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए गवर्नमेंट है ना। तो यही कह रहे हैं कि अगर हम लोगों की सुनेंगे तभी तो हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं। अगर सपोज हम लोगों की डिमांड्स को मना कर देंगे तो ये डेमोक्रेसी कैसी हुई? ये थॉट था जो सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल थे। ठीक है, तो इसीलिए ही उन्होंने इवन जो डिसीजन दिया था वो लैंग्वेज के फेवर में दिया था। सो एंड नाउ एवरीबॉडी नोज इट इज मोर देन 50 years सिंस द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आपको पता ही है हम अब आज 2023 में पहुंच गए हैं और ये कब की बात है? 47 की बात है और स्टिल बहुत लंबा टेन्योर निकल चुका है। So we can say that linguistic states and the movements for formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership। तो वही है, आज तक वही linguistic principle follow हो रहा है, वही leadership है, वैसी ही politics हमारी चल रही है। So, but फर्क क्या है? That the path of politics and power is now open to people other than small English speaking elite। कि आज के टाइम में सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप अंग्रेजी बोल सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो ही आप जो है एक इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हो। आज के टाइम में आपकी एक बस एज की एलिजिबिलिटी है एंड सेकेंडली कि आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग वगैरह नहीं होना चाहिए या आपने आपको किसी ने डिटेन ना किया हो तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल। तो पहले था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स हैं या मतलब जो बहुत लाइक हाई क्लास पीपल हैं, only they can get an access to that power। बट आपको पता है आज के टाइम में कैसे पावर जो है बेसिकली ये जो लीडरशिप है वो लोगों के ओरिएंटेड हो चुकी है कि जिस हिसाब की लोगों की कंडीशंस है they can get an access to politics। So the linguistic reorganization also gave some uniform basis to drawing of state boundaries। तो ठीक है, इस linguistic reorganization ने एक बहुत ही यूनिफॉर्मिटी दी है स्टेट बाउंड्रीज की कि सभी स्टेट्स को आप लिंग्विस्टिक के बेस पे रीऑर्गेनाइज कर दो एंड इट डिड नॉट लीड टू एनी डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, कि जो सबको डर था ना कि ऐसे तो बट जाएंगी स्टेट्स इनटू छोटे रीजन्स, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट इट स्ट्रेंथन्ड द नेशनल यूनिटी। आपको पता है आज भी इंडिया एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही ऑर्गेनाइज है, जितने भी इंडियन स्टेट्स एंड स्टिल इट इज यूनाइटेड। और यही इसका सबसे बड़ा साइन भी है कि यस इट डिड नॉट लीड टू एनी डिसइंटीग्रेशन और आज भी हमारी नेशनल यूनिटी उतनी ही इंटैक्ट है। अब
कुछ और भी स्टेट्स हैं जिसके देयर वर सम कंसर्न्स जिसके बेसिस पे, सो दैट इज, देखिए, above all the linguistic states underline the acceptance of principle of diversity. Yes, very important कि अब जैसे जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे हमारी जो स्टेट्स बटी हुई हैं, बट एट द सेम टाइम वी ऑल आर टुगेदर, वी ऑल आर वन कंट्री, तो यूनिटी भी है, एट द सेम टाइम डाइवर्सिटी भी है. When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, and nor does it merely mean that India adopted the format of elections. ठीक है, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहाँ डेमोक्रेसी का मतलब यही नहीं है कि इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, क्योंकि ये तो हमने +1 में भी पढ़ा, एक मेयर डेमोक्रेटिक या इम्प्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इज नॉट इनफ फॉर डेमोक्रेसी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. या ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि इंडिया जो है इलेक्शंस फॉलो कर रही है इसलिए वो डेमोक्रेटिक है. नो, वो इसलिए डेमोक्रेटिक है क्योंकि वो अपनी यूनिटी को भी इंटैक्ट रखे हुए है डिस्पाइट द वास्ट डाइवर्सिटी. दैट इज व्हाई इंडिया इज डेमोक्रेटिक, प्योरली डेमोक्रेटिक, ट्रूली डेमोक्रेटिक, है ना. सो द चॉइस वाज लार्जर देन दैट. इट वाज द चॉइस इन फेवर ऑफ recognizing and accepting the existence of differences which could at times be oppositional. कि यस, इंडिया क्यों डेमोक्रेटिक कहा जाता है? व्हाई इज इंडिया द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? क्योंकि इंडिया ने एट टाइम्स, जहां पे भी मुश्किल के टाइम्स थे, डिफरेंसेस के टाइम्स थे, डेलिब्रेशन के टाइम्स थे, वहां पे उसने हर डिफरेंस को मतलब एक यू कैन से रिकग्नाइज किया है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है, रेदर देन जस्ट इग्नोरिंग देम. उन्हें अगर था कि डिमांड्स आ रही हैं लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे ऑर्गेनाइज करने की, उन्होंने हर क्लेम को कंसीडर किया है एंड आफ्टर वोट्स उन्होंने एक डिसीजन दिया है. दैट इज व्हाई इंडिया इज डेमोक्रेटिक, है ना. सो डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वाज एसोसिएटेड विद प्लुरैलिटी ऑफ आइडियाज एंड वेज ऑफ लाइफ. कि आप ये देख सकते हैं इंडिया में हर लैंग्वेज, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर प्रोफेशन, हर ऑक्यूपेशन के लोग रहते हैं, बट स्टिल इंडिया इज यूनाइटेड, है ना. तो प्लुरैलिटी है आइडियाज की भी, व्यूज की भी, एंड इवन वेज ऑफ लाइफ, है ना. सो मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वाज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क. और आगे आने वाली जितनी भी पॉलिटिक्स होगी या रही है वो सारी भी इसी फ्रेमवर्क के अंडर चली है. आज भी हम इतनी ही डिफिकल्टीज को उतने ही यू कैन से एंथुजियाज्म के साथ या उतनी ही सीरियसनेस के साथ टैकल करते हैं जैसे हम पहले किया करते थे. That is why India is truly democratic. ठीक है, तो it is not just कि हम क्योंकि elections कराते हैं इसलिए हम डेमोक्रेटिक है, या फिर you can say हमने कोई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ले रखा है इसलिए हम डेमोक्रेटिक है. नो, हम अपनी प्रैक्टिसेस के दम पे डेमोक्रेटिक हैं एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, राइट. सो यस, ये जो आपका येलो बॉक्स दिया गया है ना चैप्टर के बिल्कुल एंड में, ये मैंने वो लिखा है. सो the acceptance of principle of linguistic states did not mean however that all states immediately became linguistic states. but अब वो क्या कह रहा है कि ऐसा भी नहीं रहा कि जो क्योंकि लिंग्विस्टिक बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन है तो वो एकदम से लिंग्विस्टिक बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन हो गया. नो, इट वाज लाइक कि धीरे धीरे ग्रेजुअली एक दो स्टेट्स जो हैं रीऑर्गेनाइजेशन हुई है विद टाइम. सो देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बायलिंगुअल बॉम्बे स्टेट. अच्छा, याद रखना जो बॉम्बे स्टेट है ना, इट वॉज बायलिंगुअल. बाय मतलब टू, लिंगुअल मतलब लैंग्वेजेस, तो जहाँ पे 2 लैंग्वेजेस चलती थी, ये बॉम्बे स्टेट की बात हो रही है. सो इट वॉज कंसिस्टिंग ऑफ गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग. गुजराती गुजरात में बोली जाती है, मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है ना. सो जो बॉम्बे था ना, ओल्ड डे बॉम्बे, उस टाइम पे 2 स्टेट्स उसमें कवर होती थी. वन वॉज गुजरात, सेकेंड इज महाराष्ट्र. 2 लोग थे. सो आफ्टर अ पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960. अच्छा, यस, इसकी टाइमलाइन जरूर बना लेना, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, बट आप पूरा बनाना कि 1960 में कौन सी स्टेट बनी, 63 में कौन सी बनी, 66 में कौन सी बनी, 72 में कौन सी बनी, 87 में कौन सी बनी, एंड 2000 में कौन सी बनी. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये मैप में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं. द स्टेट विच वॉज क्रिएटेड इन 1963, द स्टेट विच वॉज क्रिएटेड इन 1987, है ना. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया अबाउट द बॉम्बे स्टेट कि बॉम्बे स्टेट में से 2 स्टेट्स कार्व आउट हुई हैं. वन इज गुजरात, सेकंड इज महाराष्ट्र. बनी कब है? 1960 में बनी है, याद रखना है इसको. नाउ नेक्स्ट, पंजाब. यस, जो पंजाब है देयर वर 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप. इवन पंजाब जो आज हम देखते हैं उस टाइम पे उसमें 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे.
दो लिंग्विस्टिक मतलब दो लैंग्वेज ग्रुप्स, इट वाज अगेन अ बायलिंगुअल स्टेट। कौन कौन से? वन इज हिंदी स्पीकिंग, सेकंड इज पंजाबी स्पीकिंग, ठीक है। तो हिंदी स्पीकिंग भी उसी में ही आते थे, पंजाबी स्पीकिंग भी उसी में ही आते थे। सो एट द एंड द पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट। तो पंजाबियों ने कहा भाई साढ़े कोल बथेरी मतलब यू कैन से बहुत ज़्यादा हमारे पास लोग हैं, मेजोरिटी है, तो प्लीज़ आप हमें एक अलग स्टेट बना के दो। बट इट वॉज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट्स। लेकिन वही है, इसको बाकी सारी स्टेट्स की तरह नहीं दिया गया in 1956। सो स्टेटहुड ऑफ पंजाब केम 10 years later। 10 साल के बाद जो है पंजाब को स्टेटहुड मिला। तो 56 के बाद इट वॉज इन 66। देखिए 56 में हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, है ना, उसके चलते 14 स्टेट्स बनी थी। तो उसमें आप लगा लीजिए कि उसमें पंजाब नहीं था, क्योंकि पंजाब 1966 में बनी है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट इज सो व्हेन द टेरिटरीज ऑफ टुडेज हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वर सेपरेटेड फ्रॉम लास्ट। तो पंजाब में बेसिकली 3 स्टेट्स कवर्ड थी उस टाइम की। वन इज ओनली पंजाब, सेकंड इज हरियाणा एंड थर्ड इज हिमाचल प्रदेश। और पंजाब उस टाइम पे बायलिंगुअल था। सो इट वाज क्रिएटेड इन 1966। 1960 में आपके गुजरात महाराष्ट्र बने, 66 में आपका पंजाब हरियाणा बना। बट बीच में आप एक स्टेट मिस हो गई है, दैट इज नागालैंड, और वो 63 में बनी थी, आप लिख लेना। ओके, नाउ अनदर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टुक प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट। अब हम नॉर्थ ईस्ट की ही बात करते हैं। तो 1972, ठीक है, 1972 में क्या हुआ? मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972, ठीक है। 1972 में सबसे पहले तो मेघालय बना, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मणिपुर एंड त्रिपुरा टू इमर्ज्ड एज सेपरेट स्टेट्स इन द सेम ईयर। तो 1972 में भी आपकी 3 स्टेट्स बनी। कौन कौन सी? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इसको आप एक एब्रीविएशन से MMT, ठीक है, MMT बने इन 1972। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 1987। सो द मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश कब बने? तो ये सबसे लास्ट में बने 1987 में। नागालैंड हैड कम इनटू बीइंग इन 1963। मैंने आपको कहा था कि पंजाब से पहले इसको लिख लेना, ठीक है। तो टाइमलाइन क्या बनेगी? फर्स्ट इज 1960, देन 1963 में आपका क्या बन गया था? नागालैंड बन गया था। देन 1966 में आपका पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, 1972 में मेघालय मणिपुर त्रिपुरा। अब लास्ट है 1987, उसमें क्या बने? मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हो गया इतना। अब लास्ट में जो है आपकी जो सबसे न्यूएस्ट स्टेट्स हैं वो मेंशन की गई हैं। लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर रिमेन द सोल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। की लैंग्वेज ही अकेला नहीं था जिसके बेस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुई हैं। अब जो पिछली हमने जितनी भी स्टेट्स पढ़ लिया ना, 60, 63, 66, 72 एंड 87, ये स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे बनी है। और अब ये जो न्यूएस्ट स्टेट्स हैं आपकी, वो आपकी लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनी, वो किसी और बेस पे बनी है, वो हम पढ़ते हैं। सो द लेटर ईयर्स सब रीजन्स रेज डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट रीजनल कल्चर और कंप्लेंट्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। कि अब उन्होंने क्या कहा कि भैया हमारा जो रीजनल कल्चर है, कि जो भी मतलब हमारा ये जो सिग्निफिकेंट रीजन है, यहाँ पे हम एक कल्चर फॉलो करते हैं, तो आप हमें एक सेपरेट स्टेट बना दो। एक तो ये डिमांड आई। सेकेंडली वॉज द कंप्लेंट्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, की कुछ रीजन्स बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ रीजन्स अंडर डेवलप्ड हैं, तो आप हमें एक स्टेट बना दो क्योंकि हम डेवलप्ड हैं। तो इन दो फैक्टर्स के बेस पे भी आगे न्यूएस्ट स्टेट्स जो हैं वो रीऑर्गेनाइज हुई। तो ये 3 स्टेट्स थी। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज छत्तीसगढ़, सेकेंड इज उत्तराखंड, थर्ड इज झारखंड, ठीक है। तो 3 स्टेट्स बनी, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उत्तराखंड। तो 2 तो खंड हैं, 2 के लास्ट में, एंड थर्ड इज छत्तीसगढ़। नाउ और ये बनी कब थी? 2000 में बनी, ठीक है, 2000 ईयर में ये बनी थी। सो द स्टोरी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन हैज नॉट कम टू एन एंड। अभी भी रीऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं हुआ है। आपने लिंग्विस्टिक बेस पे देख लिया, एक आपने रीजनल कल्चर के बेस पे देख लिया, उसके अलावा भी अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। जैसे there are many regions in the country where there are movements demanding separate and smaller states, कि अभी भी ऐसे बहुत से रीजन्स हैं कंट्री में जहाँ पे मूवमेंट्स की जा रही हैं डिमांडिंग द सेपरेट एंड स्मॉलर स्टेट्स, ठीक है, जहाँ पे अभी भी वो कह रहे हैं कि और हमें छोटी छोटी स्टेट्स बना दो, ठीक है। बट इट्स नॉट रियली पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि हमने उस टाइम में जब प्रिंसली स्टेट्स का इतना प्रेशर था, हमने उस टाइम पे नहीं क्रिएट होने दिया, तो हम आज कैसे होने देंगे? क्योंकि
जो इंडियन लीडरशिप है वो काफी स्मार्ट वे में डिप्लोमेसी के साथ एक्ट करती है। वो चाहेगी कि इंडिया की यूनिटी इंटैक्ट रहे। इट्स ओके कि आप कुछ कुछ रीजन्स को एक सेपरेट इंटरनल ऑटोनॉमी दे दो, बट आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल कि फर्दर छोटे छोटे डिसइंटीग्रेशन किया जाए ऑफ स्टेट्स। सो दीज इंक्लूड तेलंगाना इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो तेलंगाना है हमारा आंध्र प्रदेश में, वो कहता है कि भाई हमें और छोटी स्टेट्स में बना दो। उसके अलावा विदर्भा यस इन महाराष्ट्र, ठीक है, ये रीजन कहता है कि हमें एक सेपरेट स्टेट बना दो। देन इज हरित प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, एंड नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बस आपको एक टाइमलाइन ये याद रखनी है, प्लीज ये याद रखना। 1960 में आपका गुजरात महाराष्ट्र बने हैं, 63 में आपका नागालैंड बना है, 66 में आपके पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश बने हैं, 72 में आपका बना है आई थिंक MMT, है ना। तो इट्स मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद आपका 87 में बने हैं मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। लास्ट इज 2000 जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। ये 5-6 टाइमलाइन के ईयर्स हैं, ये याद रखने हैं फॉर मैप्स, ठीक है। सो ये तो आपका जो मेन चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, बट स्टिल मुझे अभी याद आया कि आपका एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है अबाउट महात्मा गांधी सेक्रीफाइस, वो हम एक बार नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। सो फॉर दिस थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।